हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीए इनसेन। अगर आप भी एक सीए हो और अपना करियर ग्लोबल फाइनेंस कंपनीज के साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो प्राइवेट इक्विटी फंड अकाउंटिंग आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है प्राइवेट इक्विटी फंड अकाउंटिंग और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं और इसका इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो आप। बिकॉज आई हैव डन माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम JP Morgan Chase in private equity fund accounting and currently also I am working in the same domain in another company. So स्टार्ट करते हैं वीडियो से। व्हाट इज प्राइवेट इक्विटी? The basic question which an interviewer will ask, what is private equity? Private equity is nothing. I'll give you a baseline. So starting कि अगर आपको कोई स्टार्टअप दिखा, अब स्टार्टअप में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो प्राइवेट स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप सिर्फ आपसे तो पैसे लेगा नहीं, उसको चाहिए होंगे या तो वेंचर कैपिटलिस्ट या कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म जो कि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी में इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि आपके पास इतना पैसा एट होलसम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्राइवेट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है, जो फंड आपके बिहाफ पे, आप जब एलपी बन जाओगे, उसमें लिमिटेड पार्टनर बन जाओगे एज एन इन्वेस्टर उस फंड के, तो वो फंड आगे उन प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा और जो रिटर्न वो कमाएगा वो आपको रीपे करेगा। तो बेसिक फंक्शन इज ऑफ अ प्राइवेट इक्विटी फर्म इज टू इन्वेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, उनको हम एलपी बोलते हैं। और दीज आर जनरली जनरल पार्टनर्स जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं, ये कैपिटल रेज करते हैं पार्टनर इन्वेस्टर्स से और उनको यूज़ करते हैं टू इन्वेस्ट इन प्राइवेट कंपनीज और एनहांस दिस वैल्यू और अर्न करते हैं बहुत मोटा प्रॉफिट, टू बी ऑनेस्ट। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कैपिटल की। तो कौन होते हैं वो इन्वेस्टर्स जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं? सबसे पहले तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। फिर उसके बाद आते हैं फैमिली ऑफिसेस, पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और यूनिवर्सिटीज़। ये पैसा ये लोग कमिट करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जिसको हम टिपिकली कह सकते हो 7 to 10 ईयर्स, जो कि लाइफ ऑफ द फंड होती है। फिर उसके बाद कैसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो या तो ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे किसी प्राइवेट एंटिटी में, या फिर वो इन्वेस्ट करेंगे किसी डिस्ट्रेस कंपनी में। डिस्ट्रेस कंपनी जनरली वो होती है जिसके पास रिस्ट्रक्चरिंग की नीड होती है टू टर्न अराउंड एंड लुक व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बहुत कम प्राइस पे अपने शेयर्स बेच देती हैं और ये प्राइवेट इक्विटी कंपनीज उसमें इन्वेस्ट करके उनको रिस्ट्रक्चर करके उससे प्रॉफिट रीप कर लेती हैं। आइए देखते हैं इन प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का मेन एम क्या होता है। इनका मेन एम होता है स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग का, स्ट्रेंथनिंग द मैनेजमेंट, कॉस्ट रिडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस अपग्रेड्स एंड एक्सपेंशन। इन सब की वजह से इनको इनका एबिटा बढ़ता है, जिस वजह से इनके कैश फ्लोज बढ़ते हैं और प्रॉफिट भी बढ़ता है। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ओवर द लाइफ ऑफ द फंड काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज अपनाते हैं जिससे उनके इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो और इवेंचुअली उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। अब आइए जानते हैं एक प्राइवेट इक्विटी फंड में एग्जिट स्ट्रेटजी के क्या रूल्स होते हैं। एग्जिट स्ट्रेटजी जनरली प्राइवेट इक्विटी फर्म या तो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल आउट कर देगा इन द मार्केट टू अनदर प्राइवेट इक्विटी फर्म, या फिर किसी स्ट्रेटेजिक बायर को, या फिर वो उसका आईपीओ ले आएगा और अपने शेयर्स को लिक्विड कर देगा मार्केट में, या फिर वो उसको रिकैपिटलाइज कर देगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट हायर रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स, जिससे उनका आईआरआर और एमओआईसी इज नथिंग बट मल्टीपल ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो इंक्रीज हो। फिर हम देखते हैं जो कि ये रिटर्न्स कमाते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, इसका क्या करते हैं। या तो ये इसको री इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर ये अपने इन्वेस्टर्स को ओवर द लाइफ ऑफ द फंड पे करते रहते हैं। और इसके लिए जनरल पार्टनर्स 2% मैनेजमेंट फीस लेते हैं, जो कि उनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए जाता है। और इन्वेस्टर्स को एक हर्डल रेट मिलता है। हर्डल रेट इज नथिंग बट जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म कमिट करता है कि हम इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट इतना रिटर्न कमा कर देंगे, उसके बाद ही हम इंसेंटिव या परफॉर्मेंस फीस लेंगे उनसे। टू सम अप इन अ सिंगल लाइन, आप ये कह सकते हो कि प्राइवेट इक्विटी इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी where private equity firm raise capital from institutional buyers to buy, improve, and eventually sell the private companies, generating substantial long-term returns. Mind the word long-term through active management. So इसमें basically जो जो important points हैं वो है कि raise करते हैं capital from institutional investors, not from the normal retail investors, but HNIs जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है to invest for long period. क्योंकि कोई भी छोटा आदमी इतने लंबे टाइम के लिए इतने ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता है जनरली। आपकी ईज और क्विक लुक के लिए मैंने ये डायग्राम अटैच करा है, जिसके थ्रू आप इजीली देख सकते हैं कि लिमिटेड पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं प्राइवेट इक्विटी फंड में और उनको इसके बदले ओनरशिप मिल रही है, और जनरल पार्टनर्स को मैनेजमेंट फीस
मिल रही है। और ये प्राइवेट इक्विटी फंड इन्वेस्ट कर रहा है डायरेक्टली इनटू प्राइवेट कंपनीज और इनका एक पोर्टफोलियो बना रहा है। होप आपको यहाँ तक सब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं व्हाट बेसिकली इज प्राइवेट इक्विटी फंड अकाउंटिंग। सो प्राइवेट इक्विटी फंड अकाउंटिंग, इसमें बेसिकली ट्रैकिंग, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है जो भी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्राइवेट इक्विटी फंड होते हैं। जिसको, जैसे कि आई वॉज इन जेपी मॉर्गन एंड आई वॉज डूइंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम देयर, so we were used to calculate quarterly NAVs, quarterly NAV packages and partner capital statements. Apart from that, हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते थे और उनका ऑडिट असिस्टेंस भी करते थे। और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ फंड काफ़ी सारे कैपिटल इवेंट्स होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। उन कैपिटल इवेंट्स की प्रोसेसिंग के लिए भी फंड अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्राइवेट इक्विटी फंड अकाउंटिंग में हमको मैनेजमेंट फीस, वाटरफॉल कैलकुलेशन और परफॉर्मेंस फीस, ये सब भी कैलकुलेट करना होता है। सो आई होप यू गेट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट प्राइवेट इक्विटी फंड अकाउंटिंग इज। आइए चलते हैं कंपोनेंट्स की तरफ जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फंड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते हैं। सो इट इज स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट भी कह सकते हो आप नॉर्मल लैंग्वेज में। और स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस या फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी है। फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या मेंबर्स कैपिटल, या फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जिसको सोसी कहते हैं आप लोग। फिर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज अ मेन पॉइंट ऑफ हाईलाइट, जिसमें एक प्राइवेट इक्विटी फंड अपना इन्वेस्टमेंट्स को शो करता है एट फेयर वैल्यू, और इसके साथ वो दिखाता है कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लोकेटेड है, उसका कितना परसेंटेज टोटल इन्वेस्टमेंट्स का है। फिर इसके बाद आती है मैनेजमेंट फीस। मैनेजमेंट फीस एक फीस है, एक परसेंटेज होता है कमिटेड कैपिटल का। कमिटेड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो लिमिटेड पार्टनर्स कमिट करते हैं टू द फंड ओवर द लाइफ ऑफ द फंड, कि वो इतना कमिटमेंट दे रहे हैं कि वो इतना पैसा देंगे। जैसे कि मैं अगर किसी प्राइवेट इक्विटी फंड को कमिट करूँ कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, तो वो 1 लाख मुझसे एक ही बारी में नहीं मांगेंगे, वो ओवर द लाइफ मुझसे 1 लाख रुपया मांगेंगे। तो इस 1 लाख रुपए पे प्राइवेट इक्विटी फंड को अराउंड 2%, जनरली इट्स 2%, 2%, वो जनरल पार्टनर्स को मैनेजमेंट फीस देनी होती है फॉर देयर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद देखते हैं व्हाट इज परफॉर्मेंस फीस। परफॉर्मेंस फीस इज जनरली द इंसेंटिव। जैसे कि आप मान लो प्राइवेट इक्विटी फंड ने 10,000 रुपये का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट करा, इसमें से 4,000 रुपये हर्डल रेट ऑफ रिटर्न था जो कि इन्वेस्टर को देना था। उसके बाद बचा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में से परफॉर्मेंस फीस कैलकुलेट होगी विच इज जनरली 20% of the above profit, so which is 20% of 6,000 in our case। तो उतना प्रॉफिट कैलकुलेट कर, उतना फीस कैलकुलेट करके प्राइवेट इक्विटी फंड को जनरल पार्टनर्स को पे करना होगा। फिर आते हैं हर्डल रेट पे। एज आई टोल्ड यू, हर्डल रेट वो मिनिमम रेट होता है जो कि लिमिटेड पार्टनर्स को दिया जाता है बाय प्राइवेट इक्विटी फंड इन एनी केस। हर्डल रेट जनरली 6 to 10% की ब्रैकेट में होता है। आइए देखते हैं हाई वाटर मार्क। हाई वाटर मार्क इंश्योर करता है कि परफॉर्मेंस फीस जो है वो सिर्फ फ्रेश प्रॉफिट्स पे ही कैलकुलेट हो, ना कि वो रिकवर्ड लॉसेस पे। जनरली क्या होता है, मानो फंड ने 10,000 रुपये कमाए, तो 10,000 में से 4,000 अगर आप हर्डल का निकाल दो, हर्डल रिटर्न को निकाल दो, तो बचा 6,000। तो 6,000 पे हमने जब परफॉर्मेंस फीस पे कर दी, अब ये अनरियलाइज प्रॉफिट था 10,000, तो उसमें से अब दोबारा जाकर हमें 6,000 रुपये का लॉस हो गया, तो अब नेट प्रॉफिट बचा 4,000 रुपये का। पर अब जब फंड दोबारा से वो 6,000 रुपये रिकवर करेगा वो लॉस के, जब वो प्रॉफिट कमाएगा, तो उस 6,000 पे परफॉर्मेंस फीस नहीं पे करी जाएगी। परफॉर्मेंस फीस अब जब मेरा नेट प्रॉफिट 10,000 से ऊपर होगा तभी उस पे करी जाएगी। अब चलते हैं कैचअप क्लॉज पे। आप सबको समझ में आ रहा है ना ये? अब चलते हैं कैचअप क्लॉज पे। कैचअप क्लॉज इज नथिंग बट एक राइट होता है जनरल पार्टनर्स को, अगर फंड को प्रॉफिट हो जाए। सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं 10,000 रुपये का। मानो फंड को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, उसमें से हर्डल रेट ऑफ रिटर्न 4,000 रुपये आपने इन्वेस्टर्स को पे कर दिया। अब जो बचा 6,000, उसका मैं अभी कैचअप नहीं करूंगा। जनरली वो कैचअप होता है 20:80 के रेशियो में बिटवीन जनरल पार्टनर्स एंड लिमिटेड पार्टनर्स। तो जनरल पार्टनर्स के पास राइट होता है कि उसको अभी कैचअप ना करें और 6 का 6,000 वो अभी अपने पास रख लें, और ओवर द टाइम वो उसको कैचअप कर सकते हैं आगे जाके। तो ये बेसिकली नेचर होता है ऑफ कैचअप क्लॉज। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड स्ट्रक्चर्स। फंड स्ट्रक्चर्स जनरली काफ़ी टाइप्स के होते हैं, बिकॉज ये बनाए जाते हैं फॉर टैक्स एफिशिएंसी, जुरिसडिक्शनल एडवांटेजेस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। टैक्स एफिशिएंसी इज नथिंग बट कि मुझे किसी कंट्री में
टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। मानो जैसे काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट टैक्स हेवन कंट्रीज हैं जैसे कि केमन आइलैंड या पनामा, तो वहाँ पे अगर आप अपना फंड सेटअप करते हो तो उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी इनकम पे कोई भी मुझे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से टैक्स एफिशिएंसी के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। फिर आता है जुरिसडिक्शनल एडवांटेज। अगर मुझे किसी कंट्री में कुछ ज़्यादा एडवांटेज है या तो टैक्स बेनिफिट का या सेटअप करने का कोई एडवांटेज है, तो उस वजह से भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। और एक होता है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। लीगल एंड रेगुलेटरी में जनरली क्या होता है, अगर किसी कंट्री में आपको दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करने की पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप किसी तीसरी कंट्री में जाकर अपना फंड सेटअप कर सकते हो ताकि इजीली आप उस रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में भी इन्वेस्ट कर सको। सो बेसिकली ये कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं फंड फंड को। सो मैंने मेजरली 3 स्ट्रक्चर्स लिए हैं जिन पे जनरली मैं काम कर चुका हूँ इन प्रीवियस ईयर्स, विच इज़ फंड ऑफ फंड्स, मास्टर फीडर एंड मेज़नाइन। फंड ऑफ फंड्स इज नथिंग बट जिसमें इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है फंड्स में, और वो फंड और फंड्स में इन्वेस्ट करता है जो कि डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। आप एक क्विक लुकआउट ले सकते हो इसको देख के। फिर उसके बाद आते हैं मास्टर फीडर फंड में। मास्टर फीडर फंड में दो एंटिटीज होती हैं, एक फीडर और एक मास्टर। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं फीडर में, और फीडर इन्वेस्ट करता है मास्टर में। सो पैसा इवेंचुअली फ्लो होता है इन्वेस्टर टू फीडर एंड फीडर टू मास्टर, और मास्टर के बाद वो पोर्टफोलियो कंपनी जो कि उसकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कोई प्राइवेट कंपनी, वो उसमें जाता है। और मेजनाइन स्ट्रक्चर में जनरली डेट और इक्विटी का मिक्स होता है। इसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं मेजनाइन फंड में, फिर उसके बाद वो डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करती है ऑफ अनदर प्राइवेट कंपनी। सो आप ये स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं फॉर ए क्विक रेफरेंस एंड बेटर नॉलेज एज वेल। एंड फिर आता है वाटरफॉल। वाटरफॉल प्राइवेट इक्विटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हो, क्योंकि इसमें इट्स अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग परफॉर्मेंस फीस। और जनरल पार्टनर्स ये जो सब कुछ भी कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, और पैसा उनको मिलेगा परफॉर्मेंस फीस से। तो परफॉर्मेंस फीस कैलकुलेट करने के लिए वाटरफॉल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। देयर आर टू अप्रोचेस टू कैलकुलेट वाटरफॉल, or I can say there are two approaches to calculate performance fees. First is American waterfall model, which is also known as deal by deal. इसमें हम डील टू डील बेसिस पे वाटरफॉल कैलकुलेट करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस फीस कैलकुलेट करते हैं फॉर जनरल पार्टनर्स। फिर आता है यूरोपियन वाटरफॉल, जिसको कहते हैं हम होल ऑफ फंड वाटरफॉल। इसमें हम परफॉर्मेंस फीस कैलकुलेट करते हैं होल ऑफ द फंड, लाइक एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द फंड। जब फंड बंद हो रहा होता है उसके बाद जब हम सारा कैपिटल रीपे कर देते हैं इन्वेस्टर्स को, और फिर उसके बाद उनको हर्डल रेट देते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उससे हम कैलकुलेट करते हैं परफॉर्मेंस फीस को। अब आता है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू जनरली सीए फाइनल के बच्चों ने पढ़ रखा होगा इन देयर एएफएम सब्जेक्ट। देयर इज अ सेपरेट चैप्टर ऑफ म्यूचुअल फंड, यू वुड हैव studied there the NAV. NAV is nothing but net asset value which is derived by subtracting external liabilities from total assets. So अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट इक्विटी में जनरली क्या एसेट्स और क्या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है। प्राइवेट इक्विटी में सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट्स जो कि मेजर हैं फेयर वैल्यू पे, फिर उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अदर रिसीवेबल्स होते हैं। फिर उसके बाद बात आती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में डिस्ट्रीब्यूशन पेबल और आउटस्टैंडिंग या क्रूड एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो उसके थ्रू आप अपना नैव कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। फिर आते हैं कैपिटल इवेंट्स। कैपिटल इवेंट्स आप मान लो प्राइवेट इक्विटी फंड की जान है, क्योंकि जब भी प्राइवेट इक्विटी फंड को पैसा रेज करना होता है तो उसको एक कैपिटल कॉल नोटिस इशू करना होता है इन्वेस्टर्स को कि हमें इतना पैसा चाहिए टू इन्वेस्ट फर्दर। तो इसमें काफ़ी सारे सिनेरियोज बन सकते हैं, जैसे इनिशियल कैपिटल कॉल, जब पहली बारी फंड पैसा मांग रहा हो इन्वेस्टर से, या फिर नेट कैपिटल कॉल जिसमें पैसा भी मांग रहा हो और डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हो समथिंग, पर इवेंचुअली नेट इफेक्ट हो पैसा आने का, मतलब कैपिटल कॉल का, इसलिए नेट कैपिटल कॉल। या फिर नेट डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और कैपिटल कॉल भी कर रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस है, इस वजह से नेट डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और नॉर्मल कैपिटल कॉल भी होते हैं। ये क्यों किया जाता है बेसिकली? कैपिटल कॉल तभी किया जाता है जब इन्वेस्टमेंट फंड के पास एक टारगेट अपॉर्चुनिटी हो कि मेरे को इस इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है, अब मुझे पैसा चाहिए फ्रॉम इन्वेस्टर्स, तो वो कैपिटल कॉल का नोटिस इशू करता है और उसमें शो करता है कि कंपोनेंट्स क्या हैं कैपिटल कॉल के। जनरली इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है, पर कॉन्ड्यूट एक्सपेंसेस के लिए भी किया जाता है। कॉन्ड्यूट एक्सपेंसेस आर नथिंग बट फंड एक्सपेंसेस जो डे टू डे फंड की फंड की एक्टिविटीज़ को, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑडिट, इन सब के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो कॉन्ड्यूट एक्सपेंसेस में कवर होता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन में। फंड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जैसे कि इन्वेस्टर्स को उनकी कैपिटल का रिपेमेंट हो सकता है, या फिर इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, या कोई गेन और लॉस हुआ है फ्रॉम दी देयर इन्वेस्टमेंट उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये कंपोनेंट्स हैं, ये जनरली पूछ लेता है इंटरव्यू में इंटरव्यूअर। सो हैव अ लुक ऑन दिस। फिर उसके बाद आता है सब क्लोज।
सब क्लोज जनरली इंटरव्यू में पूछते नहीं है, पर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है इनिशियल क्लोज। इनिशियल क्लोज में पहली बार इन्वेस्टर सेटअप होते हैं फंड में। फिर उसके बाद होता है सब क्लोज। सब क्लोज इनिशियल क्लोज के बाद और फाइनल क्लोज से पहले होता है, जिसमें फंड रेस करता है कैपिटल फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर कि आप मुझे कैपिटल दो, या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कि आप अपने कैपिटल और इंक्रीज कर सकते हो हमें पैसा और देके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रीबैलेंसिंग एंड इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन और रीबैलेंसिंग कम्स अवे टुगेदर विद सब क्लोज। अगर सब क्लोज हुआ है तो उसकी रीबैलेंसिंग और इक्वलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, ताकि सारे इन्वेस्टर्स को जो नए आ रहे हैं सेकंड क्लोज में और जो इनिशियली हैं वो पार वैल्यू पे शो हो। तो उसके लिए हमें तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जब भी कोई न्यू इन्वेस्टर आ रहा होता है तो हम उससे प्रोपोर्शनेट कैपिटल मंगवाते हैं, जो कि कैलकुलेट होता है इक्वल टू देयर शेयर ऑफ ऑल द कैपिटल कॉल सिंस इंसेप्शन ऑफ द फंड। मतलब स्टार्टिंग से अगर वो होते तो वो कितना पैसा अब तक इन्वेस्ट कर चुके होते, उतना प्रोपोर्शनेट कैपिटल उनको इन्वेस्ट करना होता है। फिर उसके बाद आता है सब क्लोज इंटरेस्ट। अब ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाद में आ रहे हैं, पहले कुछ इन्वेस्टर्स थे जिन्हें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा था फंड में, तो उनके पैसे पे भी रिटर्न आ रहा था। रिटर्न कैलकुलेट होता है आई टोल्ड यू ऑन हर्डल रेट। तो हर्डल रेट पे उस जो पीरियड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मान लो 6 महीना है, अब सेकंड कॉल हुई 6 महीने बाद सब क्लोज, तो 6 महीने तक का इंटरेस्ट अब जो ये एट पार शो होंगे, सब लाइक जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो भी और जो सेकंड क्लोज में आ रहे हैं वो भी, तो वो दोनों अब हम शो करेंगे दोनों एट पार। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सेकंड क्लोज वाले तो बाद में आए 6 महीने, तो इन सेकंड क्लोज वालों को फर्स्ट क्लोज वालों को पे करना होता है सब क्लोज इंटरेस्ट, जो कि कैलकुलेट होता है हर्डल रेट के रेट पे फॉर द पीरियड इन बिटवीन। जैसे कि 6 महीने बाद अगर हुए तो 6 महीने के लिए कैलकुलेट होगा। फिर आते हैं पी एंड एल ट्रू अप। आफ्टर दिस प्रोपोर्शनेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड सब क्लोज इंटरेस्ट, हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस फंड का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको ट्रू अप करना होता है इन द रेशियो ऑफ Put ऑल on द charging. इन्वेस्टर्स। फिर उसके बाद आता है आई आर आर एंड एक्स आई आर आर। If you are a chartered accountant, you would have also studied this thing in your CA final syllabus. IRR is nothing but internal rate of return, जिसको हम एनुअलाइज डिस्काउंट रेट भी कह सकते हैं, जो कि सेट करता है मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज को टू जीरो। जनरली कंट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इफ यू से फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी पर्सपेक्टिव, तो कंट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन को जो सेट कर दे जीरो पे, ऐसे इंटरेस्ट रेट को कहते हैं आईआरआर। बट जनरली आईआरआर यूज होता है अगर मेरी जो कि कैश फ्लोज हैं वो परफेक्टली रेगुलर इंटरवल्स पे हैं। पर अगर मेरे कैश फ्लोज परफेक्टली रेगुलर इंटरवल पे नहीं है तो उसके लिए एक बेस्ट यूज है एक्स आई आर, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसपे अगर डिफरेंट डेट्स पे कैश फ्लो अकर हो रहे हैं तो वो भी कैलकुलेट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन जो कि मेरे से पर्सनली पूछा गया था इंटरव्यू में कि कहाँ का मैं नैफ टाई कर सकता हूँ इन अ नैफ पैक। तो जनरली आप देख सकते हो इन अ ट्रायल बैलेंस, क्योंकि नैफ की कैलकुलेशन क्या है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो ट्रायल बैलेंस में आप टोटल एसेट्स भी देख सकते हो, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट करके उसको निकाल सकते हो। फिर आप देख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ मेंबर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल। आप देख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, या फिर एक नैव रेक टैब होता है जिसमें आपका ओपनिंग नैव ड्यूरिंग द पीरियड की मूवमेंट, जिसको आप नेट इनकम और लॉस बोलते हो, और क्लोजिंग का नैफ, वो आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन चार जगह पे आप नैफ कैलकुलेट कर सकते हो, नैफ टाई कर सकते हो इन शॉर्ट इन योर नैफ पैक। अब आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर सीए फाइनल करिकुलम इन अंडर Ind AS. I have also mentioned Ind AS 109. It's it's a financial instrument whose value is derived from underlying assets. So derivatives के एग्जांपल हैं फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। तो मैंने फॉरवर्ड फ्यूचर्स का यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है दैट यू मस्ट ऑलरेडी हैव बीन नोइंग। ये डिफरेंस है, लाइक एक डिस्टिंग्विश बिटवीन है बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि टर्म्स, तो अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो टर्म्स कस्टमाइज हो सकती हैं, पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्डाइज होती हैं। ट्रेड, तो ट्रेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ओवर द काउंटर होता है जनरली, फ्यूचर का रेगुलेटेड एक्सचेंज पे होता है। तो काउंटर पार्टी रिस्क भी फॉरवर्ड में ज़्यादा होता है क्योंकि वो उसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता है, पर अगर आप फ्यूचर की तरफ देखो तो काउंटर पार्टी रिस्क काफ़ी लो होता है, क्योंकि एक्सचेंज जो है वो गारंटी देता है कि ये ट्रेड विल हैपन। और मार्जिन और मार्क टू मार्केट की जहाँ बात आती है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और मार्क टू मार्केट एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है। और वेयर एज इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है डेली ऑन अ डेली बेसिस, और मार्क टू मार्केट भी ऑन अ डेली बेसिस होता है। फिर आता है ऑप्शंस और स्वैप्स पे। आई हैव गिवन द डेफिनेशन, यू वुड हैव ऑलरेडी बीन नोइंग बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हैविंग स्टडीड इन सीए फाइनल एएफएम करिकुलम। यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस। फिर आता है रेशियोज, जो कि हम जनरली कैलकुलेट करते हैं इन अ नैफपैक। देयर आर टू मेन रेशियोज जो कि हम जनरली कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इज नेट इन्वेस्टमेंट इनकम और लॉस रेशियो एंड द अदर वन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज जनरली conduit expense and weighted average partners capital upon
members capital. So the purpose of calculating operating expense is basically कि आपको पता चल सके कि आपके रिटर्न कमाने के लिए एक्सपेंस कितना हो रहा है। और नेट इन्वेस्टमेंट इनकम और लॉस रेशियो का मेन पर्पस यही है कि आपको पता चल सके कि आपका कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नैव एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जब मैं फंड बंद कर रहा हूँ तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूँगा? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं रिटर्न ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या मेंबर्स कैपिटल, सबसे पहले तो उनकी कैपिटल रिटर्न करूंगा। फिर उसके बाद जो फंड ने कमिट करा है कि हम आपको इतना परसेंट रेट देंगे जो कि हर्डल रेट है या प्रेफर्ड रिटर्न है, तो मैं उतना तो इन्वेस्टर्स को दूंगा ही। फिर उसके बाद ओवर एंड अबव जो मेरे पे पैसा बचेगा उसको मैं 20:80 के रेशियो में स्प्लिट करूंगा बिटवीन जीपी एंड एलपीज। जीपी का 20%, एलपी का 80%, जिसको आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस फीस कैलकुलेट करना। फिर आता है मार्जिन मनी। मार्जिन मनी इज नथिंग बट डिपॉजिट पेड बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर क्रेडिट रिस्क, लाइक टू कवर द क्रेडिट रिस्क और टू इंश्योर दैट देयर विल बी नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल दे रखे हैं कैपिटल कॉल और डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट के। इट्स काइंड ऑफ बेसिक। अगर आप देखें तो अगर आप कैपिटल कॉल करोगे तो कैपिटल कॉल रिसीवेबल टू पार्टनर्स कैपिटल, आप पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करोगे, कैपिटल कॉल रिसीवेबल को डेबिट करोगे। जब आपको पैसा मिल जाएगा तो आप बैंक डेबिट करके कैपिटल कॉल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दोगे। फिर जब आप पैसा वापस दे दोगे इन्वेस्टमेंट को बाय करने के लिए तो आप अपने बुक्स में इन्वेस्टमेंट को बुक करके डेबिट कर दोगे पेमेंट, क्रेडिट कर दोगे पेमेंट को। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट। डिस्ट्रीब्यूशन जनरली मैंने आपको जैसे बताया कि कैपिटल का होता है या डिविडेंड इनकम का होता है, इंटरेस्ट इनकम का होता है या रियलाइज गेन या लॉस का होता है। तो वैसे ही अगर कैपिटल का होगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, और अगर वो आपकी इनकम का होगा तो वो रिटेन अर्निंग्स के थ्रू डेबिट करना पड़ेगा। फिर आता है एलपीए और ओएम। ये दो टेक्निकल टर्म्स हैं आई से इन प्राइवेट इक्विटी पर्टिकुलरली। एलपीए इज नथिंग बट लिमिटेड पार्टनर्स एग्रीमेंट। It's an agreement between the general partners and limited partners which are investors. It shows like कि क्या क्या सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक क्या क्या फंड्स की रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या फंड्स की कंडीशंस हैं, प्रेफर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, फंड की लाइफ साइकिल क्या होगी, फंड किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है, फंड कहाँ सेटअप है, वगैरह वगैरह, वो सब उसमें अपडेटेड होगा। बाकी आता है ओएम। ओएम इज नथिंग बट ऑफरिंग मेमोरेंडम, जिसको हम आप पीपीएम भी बोल सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम। तो ये एक डिस्क्लोजर होता है टू इन्वेस्टर्स कि हम ये फंड लेकर आ रहे हैं, आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, फंड की टाइमलाइंस ये हैं, फंड को आपको रिटर्न इतनी मिलेगी, फंड को मैनेजमेंट फीस इतनी पे करनी है। फिर उसके बाद आता है रिकॉलेबल नॉन रिकॉलेबल। रिकॉलेबल नॉन रिकॉलेबल, अगर आप एक प्राइवेट इक्विटी मतलब अगर आप प्राइवेट इक्विटी को पहले से जानते हो या आपको पता है कि थिंग्स हाउ थिंग्स फ्लो इन प्राइवेट इक्विटी, तब तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ। रिकॉलेबल नॉन रिकॉलेबल इज अ टाइप ऑफ कैपिटल। मानो आपने 1 लाख रुपए का कैपिटल मुझे कमिट करा, फिर उसके बाद मैंने आपसे कैपिटल कॉल करा 40,000 का, तो आपने मुझे 40,000 दिए। अब जो कि 60,000 रुपये है वो आपका अनफंडेड है, क्योंकि 40,000 जो आपने मुझे दे दिया उसको फंडेड बोलते हैं, जो 60,000 है वो अनफंडेड है। तो अब जब ये 40,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करा, मैंने सोचा कि मुझे रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 35,000 की, तो वो तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बचे मेरे पे 5,000। अब मैंने सोचा कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो मैं इसको वापस कर देता हूँ, मैं कल फिर मंगा लूंगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपसे 60,000 तो मंगानी है, तो मैं सोचे 5,000 में वापस कर दूंगा, बाद में 65,000 मंगा लूंगा। तो इसको बोलते हैं रिकॉलेबल, कि मैं आपसे दोबारा मंगा सकता हूँ। पर कभी कभी क्या होता है, फंड जो होता है वो नॉन रिकॉलेबल भी इशू कर देता है। जैसे कि मानो आपने मुझे 1 लाख रुपए कमिट करे और आपने मुझे 40,000 रुपये दिए, 60,000 मुझे अभी भी देने थे, मतलब 40,000 फंडेड है और 60,000 अनफंडेड है। अब इस 40,000 रुपये पे मान लो फंड ने 5,000 रुपये की इनकम कमाई और उसमें से 2,000 इन्वेस्टर्स को वापस दे दिए, तो जनरली ये 2,000 रुपये आपकी नॉन रिकॉलेबल की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि अभी भी आपका कैपिटल इन्वेस्टेड तो 40,000 है और अनफंडेड 60,000 रुपये है। तो ये 2,000 जनरली फंड एज नॉन रिकॉलेबल इशू करता है, जिससे कि आपके अनफंडेड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो? अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और फॉर योर मच क्लैरिटी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आप मुझे पिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद फंडेड अनफंडेड, एज आई टोल्ड यू कि आपने 1 लाख रुपए कमिट करा, फिर उसके बाद मुझे 40,000 दिया, तो 40,000 आपका फंडेड फंडेड में जाएगा, और जो बचा रिमेनिंग 60,000 वो आपका अनफंडेड कैपिटल में आ जाएगा। सो अप टिल नाउ आई थिंक आई हैव टोल्ड यू, मतलब मैंने आपको सब बता ही दिया है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं एक इंटरव्यू में फॉर अ प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी इज़ अ गुड डोमेन एज आई कैन से, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग लाइक 1.5 साल मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में प्राइवेट इक्विटी में ही काम कर रहा है, फिर उसके बाद अभी भी मैं एक प्राइवेट इक्विटी डोमेन में ही काम कर रहा हूँ। तो इट्स अ गुड प्रोफाइल टू वर्क ऑन। और अगर आपको और भी कोई
डिटेल चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए हो और एक्सप्लेनेशन के साथ, आई कैन शेयर विद यू। सो if you like the video, please do like, share and subscribe. And thank you. I'll see you soon with a new video. Thank you guys. Have a good one.